आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। सोशल मीडिया पर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी की एक तस्वीर अपने एक्स हैंडल पर शेयर की, जिसमें कहा जा रहा था कि लखनऊ की अदालत में एक जज ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी ली। मालवीय ने लिखा कि ये वही जज है जो राहुल गांधी के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहा है। मालवीय ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की मानहानि मामले में सुनवाई सिर्फ एक दिखावा हो रहा है, लेकिन जांच में पता चला कि वो व्यक्ति जज नहीं बल्कि लखनऊ बार एसोसिएशन का वकील है। इसके बाद मालवीय ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। अब सोशल मीडिया पर हर तरफ मालवीय की पोस्ट की आलोचना हो रही है। ये फोटो कोर्ट परिसर में ली गई थी। कोर्ट रूम में मोबाइल फोन इस्तेमाल प्रतिबंध है। लखनऊ की अदालत के अधिकारी ने भी इसे गलत बताया है। बार एसोसिएशन ने कहा कि वकील की ये सेल्फी व्यक्तिगत थी और न्यायपालिका से इसका कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के पास प्रस्तावित एरोस्पेस पार्क के लिए जमीन अधिग्रहण रोक दिया है। किसानों के विरोध के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि किसानों की चिंता को देखते हुए फैसला लिया गया है। इस पर आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने तंज कसा कि कर्नाटक निवेशकों को खो रहा है, जबकि आंध्र तेजी से काम कर रहा है। जवाब में सिद्धरमैया बोले, मेरे विचार नायडू और लोकेश से बेहतर हैं। हम किसानों के साथ साथ विकास को भी महत्व देते हैं। आंध्र ने दावा किया कि वो जल्द कई निवेश प्रोजेक्ट लेकर के आएगा। अब दोनों राज्यों के बीच औद्योगिक विकास की होड़ बढ़ गई है। कर्नाटक नई योजना बनाने की बात कर रहा है ताकि विकास हो, लेकिन किसानों का नुकसान ना हो। कक्षा 8 की नई एनसीईआरटी इतिहास की किताब हमारा अतीत 3 में मुगल शासकों की क्रूरता और मंदिरों के विध्वंस को खुलकर दिखाया गया है, वो भी बिना कोई अस्वीकरण दिए। खासकर औरंगजेब के दौर की धार्मिक असहिष्णुता को साफ तौर पर बताया गया है। पहले की किताबों में ऐसे मुद्दे हों या फिर तो हल्के में लिया जाता था, या ये लिखा होता था कि किसी समुदाय को दोषी ठहराना मकसद नहीं है। इस बदलाव को कुछ लोग ईमानदार इतिहास कह रहे हैं तो कुछ को डर है कि इससे सामुदायिक तनाव बढ़ सकता है। विपक्ष और कुछ शिक्षाविदों ने कहा है कि इतिहास का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वहीं एनसीईआरटी का कहना है कि वे इतिहास को साफ साफ और बिना छिपाए बताना चाहते हैं। अब ऐसे बदलाव आगे और कक्षाओं में भी हो सकते हैं। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो पिछले 8 महीने से चुपचाप सब सहते आ रहे थे, लेकिन अब और नहीं। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रशासन पर जम्मू कश्मीर की अनदेखी करने का आरोप लगाया। अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को विकास और शांति का वादा दिया गया था, लेकिन ज़मीनी हालात बिल्कुल अलग हैं। बेरोजगारी, सुरक्षा की चिंता और प्रशासन की कमजोरियां बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी संवाद चाहती है, लेकिन इज्जत के साथ और बराबरी पर। बीजेपी ने उनके बयानों को राजनीति से प्रेरित बताया, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उमर ने जनता की सच्ची बात कही है। उमर ने साफ कहा कि हम चुप नहीं रहेंगे, अपने लोगों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। नागपुर से हैदराबाद जा रही एक बस में 28 साल की महिला ने बच्चे को जन्म दिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। महिला ने यात्रियों से कहा कि उसे उल्टी आई है, लेकिन कुछ लोगों ने खिड़की से कुछ गिरते हुए देखा और शक हुआ। जब बस रुकी तो बाहर नवजात शिशु का शव मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला से पूछताछ की और उसने जुर्म कबूल कर लिया। महिला पर आईपीसी की धारा 315 के तहत केस दर्ज हुआ है। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि महिला मानसिक या सामाजिक दबाव में थी क्या। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने वॉशिंगटन में एक सम्मेलन के दौरान कहा कि अगर भारत, चीन और ब्राज़ील ने रूस के साथ अपने आर्थिक और सैन्य रिश्ते जारी रखे तो उन पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये बयान रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आया है, जब पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करना चाहते हैं। भारत, चीन और ब्राज़ील ने अब तक रूस से तेल और अन्य सामान का व्यापार जारी रखा है और खुद को तटस्थ बताया है। भारत ने कहा है कि उसका रूस से तेल लेना सिर्फ आर्थिक वजहों से है, ना कि किसी राजनीतिक समर्थन के तौर पर। भारत ने यह भी कहा कि चीन ने नाटो के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है। विशेषज्ञों के मुताबिक इन देशों पर प्रतिबंध लगाना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए सभी भारतीय सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा न करें और निकास विकल्पों पर गंभीरता से विचार करें। ईरान और इसराइल के बीच तनाव बढ़ने से हालात अनिश्चित हो गए हैं। भारत सरकार ने कहा है कि वो स्थिति पर नज़र रख रही है और वहां रह रहे करीब 4000 भारतीयों की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। दूतावास ने नागरिकों से अपनी जानकारी पंजीकृत कराने और दूतावास से संपर्क में रहने के लिए कहा है।
एक हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी जारी किया गया है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है और क्षेत्र में शांति का समर्थन दोहराया है। जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर अमेरिका में बवाल मचा हुआ है। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन और कई ट्रंप समर्थक चाहते हैं कि सभी फाइलें पब्लिक की जाएं। खुद ट्रंप ने भी कहा है कि जो भी विश्वसनीय है वो रिलीज किया जाए, लेकिन MAGA समर्थकों को लग रहा है कि सरकार कुछ छिपा रही है। पाम बोंडी जो इस मामले को देख रही हैं, उन पर भारी दबाव है। कुछ समर्थकों ने तो उनको इस्तीफे की मांग भी कर दी है। ट्रंप बोंडी का बचाव कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम में ही मतभेद सामने आ रहे हैं। एप्स्टीन की मौत और उसके हाई प्रोफाइल कनेक्शन पर संदेह बढ़ता जा रहा है। अब देखना है कि ट्रंप अपनी ही टीम और नाराज समर्थकों के बीच कैसे संतुलन बनाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करके उन्हें उम्मीद के मुताबिक जवाब नहीं मिला। फ्लोरिडा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं थोड़ा निराश हूं, लेकिन शांति की कोशिश जारी रहेगी। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी संपर्क में रहने की बात कही। ट्रंप ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि वो युद्ध को 24 घंटे में खत्म कर देंगे। हालांकि विशेषज्ञों को लगता है कि मामला इतना आसान नहीं है। ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की दोनों से बातचीत की बात मानी, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं दी। उनका कहना है कि ये एक जटिल मुद्दा है और वो इसे सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडोनेशिया के साथ एक नया व्यापार समझौता किया है। इसमें इंडोनेशिया को अमेरिका से ऊर्जा उत्पादों और 50 बोइंग जेट विमान खरीदने पर कम टैरिफ मिलेगा। इसके बदले इंडोनेशिया $1.5 मिलियन की अमेरिकी ऊर्जा और बोइंग विमानों की खरीद करेगा। ट्रंप ने कहा है कि ये डील हज़ारों अमेरिकी नौकरियां बनाएगी और दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद होगी। इंडोनेशिया की ओर से भी इसे आर्थिक रूप से लाभदायक बताया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये समझौता अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच रिश्ते मजबूत करेगा। हालांकि कुछ आलोचक इसे दीर्घकालिक प्रभाव पर सवाल भी उठा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।